क्या आप न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम लाभप्रद बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी बिना रिस्क के? तो हमारे पास है आपके लिए डिजिटल कोचिंग सेंटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान। तो आप अपने गांव या कस्बा या शहर में प्रारंभ कर सकते हैं आधुनिक तकनीकी युक्त डिजिटल कोचिंग सेंटर। तो क्या है डिजिटल कोचिंग सेंटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान, स्टेप बाय स्टेप इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले अबाउट टीच टेक। टीच टेक शिक्षा के क्षेत्र में 1998 से अपनी सेवाएं देते आ रहा है और कई सारे छात्र ऐसे हैं कि जो ऑफलाइन के माध्यम से टीच टेक कोचिंग सेंटर पर पढ़ते आ रहे हैं। यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो 2014 से टीच टेक डिजिटल के माध्यम से 2014 से कार्यरत है। अगर आज की बात की जाए तो इस पेंडेमिक स्थिति में एकमात्र तरीका रह गया था बच्चों को शिक्षित करने का या बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने का माध्यम, वो जस्ट ऑनलाइन। अगर हम आज की बात करें तो हर एक, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग सेंटर हो, सभी शिक्षण संस्थाएं ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें कि टीच टेक उस समय से इस क्षेत्र में है जब 1 GB डेटा की कीमत 400 से 500 रुपये पर GB हुआ करती थी। उस समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। डीवीडी के माध्यम से कई सारे शिक्षकगण, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स और छात्र डीवीडी के माध्यम से टीच टेक के साथ में जुड़े हुए थे। अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो पेड सब्सक्राइबर 5 लाख के लगभग, यूट्यूब सब्सक्राइबर ऐप के माध्यम से 40,000 के लगभग, कोर्स सब्सक्राइबर, यदि ऑफलाइन के माध्यम से ये 3,000 के लगभग ऐसे सब्सक्राइबर है जो कि मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स और टीचर्स साथ में जुड़े हुए हैं। यदि हम एक महत्वपूर्ण बात ये करें कि वाई डिजिटल कोचिंग सेंटर रिक्वायर्ड, आज के समय में डिजिटल कोचिंग सेंटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात हमें यह समझ में आती है कि पुअर एजुकेशनल क्वालिटी इन रूरल एरियाज। एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए, क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? तो यदि मान लिया जाए कि मैं एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैंने अगर मान लिया जाए कि मेरे गांव में, मेरे अपना जहाँ गांव छोटा सा गांव है, वहाँ पर मुझे अगर एक कोचिंग सेंटर स्थापित करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना होगा। और आधुनिक तकनीकी क्या है? आज के समय में डिजिटल बोर्ड, जो कि टीचर को पढ़ाना भी ज़्यादा इजी हो गया है, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना भी ज़्यादा आसान हो गया। 2D और 3D एनिमेशन का ज़माना है, वर्किंग मॉडल का ज़माना है कि वर्किंग मॉडल द्वारा हम किसी कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से बच्चे को दिखाए और उसको कॉन्सेप्ट को समझाए। लेकिन आज की डेट में मुझे अगर एक छोटे से गाँव में अगर कोचिंग सेंटर स्थापित करना है तो मैं नहीं इतना इन्वेस्ट कर पाऊंगा कि 3 लाख का अपना डिजिटल बोर्ड लगाऊं, हाईटेक कोचिंग सेंटर स्थापित करूं, क्योंकि वहां पर खर्च बहुत ज़्यादा होगा। और जब खर्च ज़्यादा होगा तो अगर वहां के छात्रों की अगर फीस की अगर बात करेंगे तो ये वाला एक फैक्टर कहीं ना कहीं आड़े आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जितना रूरल एरिया रहेगा या एक कस्बे की भी बात करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करें तो अफोर्डेबल कोर्स फीस ये एक बड़ा एक हमारे लिए बैरियर का काम करता है कि यदि हम उस लेवल की अगर वहाँ पर फैकल्टी मेंबर को अरेंज करें और उस लेवल की हाईटेक कोचिंग अगर करें तो बच्चा उतनी फीस पे नहीं कर पाएगा। सेम इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टीच टेक डिजिटल कोचिंग सेंटर की स्थापना हुई है। मैं आपको बता दूं कि हाउ डज डिजिटल कोचिंग सेंटर हेल्प, किस प्रकार से डिजिटल कोचिंग सेंटर हेल्प करता है। टीच टेक डिजिटल कोचिंग सेंटर पर एक्सपीरियंस फैकल्टीज, लगभग 20 साल का शिक्षा के क्षेत्र में, सेम स्कूलिंग के क्षेत्र में 20 साल का अनुभव रखने वाली फैकल्टी मेंबर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि हम एफोर्डेबल कोर्स फीस की बात करें, जिस पर अभी हमने डिस्कशन किया था, जस्ट हमारे क्षेत्र में या हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है फीस का या इकोनॉमिक कंडीशन है, फीस को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एक मजदूर का भी बच्चा, एक संपन्न घर का भी बच्चा उस डिजिटल कोचिंग सेंटर पर आकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बैरियर नहीं बनेगा।
यदि हम टीचर्स प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ऑफलाइन के भी माध्यम से पढ़ाते थे उस समय भी एक सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था टीचर प्रॉब्लम्स। बच्चा अगर मैं मान लिया जाए गांव में पढ़ा रहा हूं तो मेरा स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में है, बच्चा बोलता है कि सर आप फिजिक्स से भी पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, मैथ्स से पढ़ा दीजिए, इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, जो कि मेरे साथ में बाउंडेशन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी बाउंडेशन के साथ में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये सारे सब्जेक्ट में मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। क्या करूंगा? फैकल्टी को हायर करूंगा। ये बड़ा एक कॉमन सा पॉइंट है। जब हम उस लेवल की फैकल्टी को हायर करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसकी खूब तारीफ करेंगे, खूब प्रशंसा करेंगे और बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट होता है। टीचर 20 सेशन में बोलता है कि नहीं मुझे तो अपना नया सेंटर इस्टेब्लिश करना है, मैं आपके यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा। कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, जो कॉमन सी समस्या है, इसका पनिशमेंट बच्चों को मिलता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर टीच टेक डिजिटल कोचिंग सेंटर से सॉर्ट आउट किया जाता है। ऑलवेज अप्लाई अपडेटेड टेक्नोलॉजी। खास करके अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने विकास किया है और इस पेंडेमिक स्थिति में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा विकास एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। जैसे पेंडेमिक स्थिति से पहले इतने डिजिटल बोर्ड पर के बारे में हम नहीं जानते थे। एक ट्रेंड रहा करता था, हम जब छोटे थे तब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, एक ब्लैक बोर्ड रहा करता था। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं मेरे ख्याल से 6th 7th 8th क्लास में या 10th 12th क्लास तक भी पढ़ा हूँ तो जो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था 2-2 साल तक उस पर पेंट नहीं हुआ करता था, उसकी पपड़ियाँ निकल जाती थी और टीचर बड़े मुश्किल से ब्लैक जगह देख देख के वहाँ पर चाक रगड़ रगड़ के कोशिश करते थे बच्चों को दिखाने की। इस लेवल का था। इसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई। अपडेट होने के बाद में फिर ग्रीन बोर्ड आया। एक बड़ा चार्म था कि ग्रीन बोर्ड बड़ा अच्छा होता है और उस पर साफ सुथरा दिखाई देता है। इसके बाद में फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो फिर वाइट बोर्ड आया और मार्कर से बढ़िया कलर मार्कर से उस पर लिखा जाता था। और एक बड़ी एक चर्चाएं हुआ करती थी कि उस कोचिंग सेंटर में या उस स्कूल सेंटर में या उस एजुकेशन सेक्टर में वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद अगर आज की बात करें तो सारे बोर्ड को रिप्लेस कर दिया इस डिजिटल बोर्ड ने। और स्वाभाविक सी बात है कि डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ाना और बच्चों को पढ़ना भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो सेम ऑलवेज अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको टीच टेक डिजिटल कोचिंग सेंटर के माध्यम से जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके छात्रों को पढ़ाया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज एज लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। यदि हम लाइब्रेरी की बात करें तो आपको वन टाइम आपके सेंटर पर लाइब्रेरी के लिए पूरे वीडियो पाठ्यक्रम प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कहने का मतलब इसका यूज़ किस प्रकार से किया जा सकता है तो हम बिल्कुल एक कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए कि मेरी एक क्लास है, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 10th क्लास है। एक स्कूल का बच्चा बोलता है कि सर आप 13th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मेरे स्कूल में अभी टेस्ट है और उसमें 5th चैप्टर पूछा जाना है। दूसरे स्कूल का बच्चा बोलता है कि सर मेरे यहाँ तो 7th चैप्टर पूछा जाना है, आप पहले उस चैप्टर के कुछ डाउट क्लियर कर दीजिए। 10 प्रकार के बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं तो टीचर चाहते हुए भी उसको कवर नहीं कर सकता है। बच्चा जब घर जाता है पेरेंट्स को बताता है कि हम कोचिंग में हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो टीचर कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज़गी महसूस करता है कि हमने स्कूल में अलग फीस जमा की, उसके बाद में आपके सेंटर पर भेजा, फिर भी अगर बच्चे के डाउट क्लियर नहीं हुए तो हम अब क्या करें। तो यहाँ पर डिजिटल कोचिंग से जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसके माध्यम से हम बच्चों को एक स्लॉट दे सकते हैं कि हमारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई बैच नहीं है, आप इस टाइम पर आ जाइए और अपना डिजिटल लाइब्रेरी से अपने वीडियो लेक्चर देखिए और उसके अपने डाउट क्लियर कर दीजिए। बच्चा भी हैप्पी, हम भी हैप्पी और उसका रिजल्ट भी यहाँ पर हैप्पी हो गया। तो इस प्रकार से डिजिटल रिकॉर्डेड लेक्चर जो है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइव डाउट क्लियरेंस। जब लाइव क्लासेस चलती है तो बच्चों के जो भी
टीचर भले वर्चुअली होता है लेकिन बच्चे के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होता है। कहने का मतलब जब लाइव क्लासेस चलती है, बच्चे को जब भी डाउट है हैंड रेज किया, डायरेक्ट टीचर से बात हो जाती है। चैट का ऑप्शन और एक हैंड रेज का जो ज़बरदस्त ऑप्शन है कि बच्चे को अगर कहीं मान लिया जाए कि क्वेश्चन में डाउट होता है तो बता देता है कि भाई ये थर्ड स्टेप हमें समझ में नहीं आई, तुरंत टीचर बच्चे से बात करके उसका डाउट क्लियर कर देता है। यदि हम यहाँ पर लाइव सेशन विदाउट डिले की बात करें, यदि मान लिया जाए कि आज के समय में हम जो क्लासेस डिजिटल कोचिंग सेंटर पर जो भी क्लासेस चलती है वो सारी क्लासेस विदाउट टाइम डिले, जब टीचर यहाँ पर लाइव सेशन ले रहा और बच्चा उसको देख रहा तो दोनों के बीच में 1 सेकंड का भी गैप नहीं होता है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जस्ट जिस प्रकार से हम मोबाइल पर बात करते हैं इसी प्रकार से टीचर और स्टूडेंट साथ में कनेक्ट होता है और जो भी डाउट क्लियरेंस है एट ए टाइम सेम टाइम पर क्लियर होते हैं। इन लाइव सेशन की अगर हम बात करें तो इस लाइव सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा 0 लेवल से कवर कराया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हम एक एग्जांपल लें कि आज के समय में अगर मान लिया जाए कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, पिछले साल इससे पहले जब वो 9th क्लास में था तब पेंडेमिक कंडीशन चल रही थी, जब 8th क्लास में था तो लास्ट में पेंडेमिक कंडीशन आ चुकी थी और बच्चे ने यहाँ पर जनरल प्रमोशन होकर 9th क्लास में गया था। साल भर उसने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, कहीं पर की कहीं नहीं भी की। बच्चे के पास में पुस्तकें थी नहीं थी, नोट्स थे नहीं थे, वो नहीं मालूम, उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। और आज की डेट में बच्चा 10th क्लास में, हम ये मान रहे हैं कि बच्चे ने 9th और 8th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या तो पढ़ा भी है तो भूल चुका है। तो उसका लेवल क्या होगा? लाइव सेशन जब चलता है तो बच्चे का जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसको 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है ताकि 7th क्लास के भी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इस लेवल से क्लासेस चलती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मान लिया जाए कि एक केमिस्ट्री, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि केमिस्ट्री चल रही है, एग्जैक्टली टीचर यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता है, उसके रिजल्ट बोर्ड पर दिखते हैं 2D और 3D एनिमेशन के साथ में, और बच्चा प्रायोगिक तौर पर उसको सारी एक्टिविटी को बड़े आसानी से समझ सकता है। एग्जाम्पल्स, सूत्रों की उत्पत्ति, प्रमेय, सारी चीज़ें लाइव सेशन से कवर की जाती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज नोट्स आपके कोचिंग सेंटर के लिए, आपके नाम से मान लिया जाए कि आपका एक डिजिटल कोचिंग सेंटर आपने स्थापित किया, यहाँ पर आपका लोगो रहेगा, इस नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपके कोचिंग सेंटर का नाम हो जाता है और ये नोट्स हो जाते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट पर्सन का नाम और उसका मोबाइल नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको PDF के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप चाहे तो बच्चे को उसका PDF के फॉर्म में दे सकते हैं या प्रिंट आउट करके भी बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि असाइनमेंट की बात करें हम विथ सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज असाइनमेंट और उसका सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कराया जाता है। और वीकली टेस्ट MCQ के फॉर्म में और चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में और चैप्टर वाइज आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कराया जाता है, उसके द्वारा आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम देखें तो आपको इसी का टेस्ट का PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आप बच्चों को PDF देके या उसका प्रिंट आउट देके बच्चों के टेस्ट अरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल प्लान है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी अभी डिजिटल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इसका फीडबैक बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और बहुत अच्छे से संचालित हो रहे हैं। और यदि हम बात करें कि जो पहले से भी सेंटर स्थापित थे तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ डबल हो चुकी है। कुछ डिजिटल कोचिंग सेंटर का मॉडल है, यहाँ पर हमारे बीच में अभी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्या डिजिटल बोर्ड लगाना होगा। तो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि एक आपने क्या किया, यहाँ पर एक टीवी लगा दी, एक कंप्यूटर लगा दिया और ये बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये एक्चुअल फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी डिजिटल कोचिंग सेंटर से।
मेरे पास फोटोग्राफ्स आए थे और उसको मैंने अपने पीपीटी में शामिल किया है। इसको यहाँ लाइव सेशन चल रहा, बच्चे उसको देख रहे हैं। जहाँ पर भी डाउट होता है या कुछ ऐसा होता है, बच्चा हैंड रेज करता है, टीचर बच्चे से डायरेक्ट बात कर लेता है, डाउट क्लियर इसके हो जाते हैं। जस्ट यहाँ पर एक सेंटर के लिए बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अपना बच्चे देख रहे हैं और क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास एक रिव्यू है, एक मुकेश जी है, और इन्होंने एक सेंटर स्थापित किया था अपने गांव में। छोटे से गांव के रहने वाले हैं, उनका घर से संपन्न है, अपना एक बिजनेस कर रहे थे। और जब इन्होंने डिजिटल कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया तो देखते हैं हम इन्होंने क्या यहाँ पर इनका रिव्यू है, इसके बारे में इन्हीं की जुबानी सुनते हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश तायवाड़े हैं। मैं ग्राम सावंगी, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मैं ऑलरेडी एक बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हूं। मैं अपना बिज़नेस कर रहा था। बिज़नेस करने के दरमियान बहुत सारा मन के अंदर भाव होता था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। बहुत सारी समस्या है गांव के अंदर। उसमें से एक समस्या जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व की, मैंने खुद ने उसको रियलाइज़ किया कि जब मैं पढ़ रहा था उस समय में मैंने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया। गांव के अंदर हर बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे उस लेवल का माहौल नहीं मिल पाता है, वो सारे टीचर्स नहीं मिल पाते, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी बाहर जा जा करके हमारी स्टडी को किया। वो सेम परेशानी आज के समय में मैं अपने गांव के बच्चों के अंदर देख रहा था। मेरे गांव के बच्चे सुबह 6 बजे उठ करके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बसों से, साइकिल से, पैदल जा जा करके कोचिंग को पढ़ने के लिए जा रहे थे। ये सारी समस्याएं को देख करके, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से नहीं हूं। इसी दरमियान मेरा संपर्क टीच टेक के माध्यम से हुआ। उन्होंने जब मुझे कॉन्सेप्ट समझाया तो इस कॉन्सेप्ट को समझ करके मैंने एक चीज सोची कि मैं इसको जस्ट बच्चों की सेवा के लिए एक चैरिटी के रूप में या बच्चों की परेशानी को दूर करने के रूप में मैंने इस सेंटर को स्टार्ट किया। मेरे पास में धीरे धीरे करके 10, 20, 25 और आज की डेट में 40 से 50 स्टूडेंट आज मेरे हर क्लास के अंदर अवेलेबल हैं। मैंने इसको चालू तो केवल चैरिटी के हिसाब से किया था, लेकिन आज की डेट में मेरे लिए ये बिजनेस बन गया है। और मजे की बात यह है कि बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। बच्चों के हर डाउट, हर क्वेश्चन प्रॉपर वे में क्लियर हो रहे हैं और बच्चे को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट को समझने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है। और उनको जो भी डाउट या क्वेश्चन होते हैं तो प्रॉपर वे में हैंड रेस करके वो क्वेश्चन और डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ टीच टेक का, जिसके माध्यम से मेरे गांव के बच्चों की समस्या तो पूरी हुई ख़त्म हुई, लेकिन मेरे लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई। थैंक यू। एक्चुअल क्या है कि जो मुकेश जी है, इन्होंने डिजिटल कोचिंग सेंटर जब स्टार्ट किया था तो उस समय में उनसे मेरी चर्चा हुई। इन्होंने बोला था कि मैं एक सोशल एक्टिविटी के रूप में इसको स्टार्ट करूँगा। मैंने थोड़ा सा उनको सलाह दी थी कि अगर आप फ्री में, अगर पूरी तरीके से अगर इसको फ्री में संचालित करते हैं तो बच्चे का भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें। बच्चा भी ये सोचता है कि अरे यार फ्री में तो है, चलो आज छोड़ो कल जाएंगे, है ना, 2 दिन गए, 3 दिन नहीं भी गए तो फ्री का तो है। तो उसके लिए एक नॉमिनल फीस एक डिज़ाइन कर दी जाए, ताकि बच्चा, ऐसी फीस डिज़ाइन कर दी जाए कि एक मजदूर का भी बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े और एक संपन्न घर का भी बच्चा, संपन्न बच्चा भी वहाँ पर पढ़े। तो दोनों बच्चे एक साथ में बैठे, एक साथ में पढ़े और दोनों आगे बढ़े। तो ऐसी फीस रख दी जाए। तो उन्होंने वास्तव में बिल्कुल एक बड़ी नॉमिनल सी 100 रुपये पर मंथ 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए रखी, 150 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट 11-12 के बच्चों के लिए रखी है। और आज की डेट में वो जो सोशल के रूप में तो चल ही रहा है, लेकिन एक बिजनेस के रूप में भी वो स्थापित हो गया सेंटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगला सेशन प्लान क्या है। हमारे बीच में अभी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमें करना क्या होगा। बस 2 स्लाइड के बाद में पूरी इसकी जो बात है
वो सारी बातें क्लियर होने वाली है। अगर हम देखें कि अप्रैल मई सेशन प्लान किस प्रकार से रहेगा, तो अप्रैल मई जून में एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस समय में स्कूल प्रारंभ होते हैं, नया सेशन प्रारंभ होता है स्कूल का, उस समय में बच्चा इस मोड में रहे कि हमारा जो साल भर पढ़ने वाला सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो उस बच्चे का एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो अलग तरीके से बिल्ट होता है। अगर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करें तो यहाँ पर रिवीजन, एडवांस लेवल का और टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी रिवीजन और एडवांस से हमारा तात्पर्य ये है कि अगर मान लिया जाए कि बच्चा एनसीईआरटी जनरली पढ़ता है, उसको अगर मैथ्स की बात करेंगे तो जैसे केसी सिन्हा हो गया, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और ये जो एडवांस लेवल की बुक्स है वो बच्चे को यहाँ पर रिवीजन के साथ में एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज कराई जाती है। यदि अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्स फिर से एक बार फास्ट ट्रैक कोर्स के रूप में स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी प्लस एडवांस इसमें कवर कराए जाते हैं। इसके साथ दिसंबर, जनवरी और फरवरी की अगर हम बात करें तो एक 60 रिवीजन, मॉडल क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बच्चा अगर एडमिशन के लिए हमारे पास में इस ड्यूरेशन में भी आता है तो हम बोल सकते हैं उसको कि आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। यदि बच्चा इस ड्यूरेशन में भी आता है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि आपका फिर से रिवीजन होगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा होगा। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि बच्चा अगर अक्टूबर, नवंबर के भी मोमेंट पर अगर हमारे पास आता है तो हम उसको ये बोलने के लिए तत्पर रहते हैं कि यहाँ पर अभी भी आपका फास्ट ट्रैक कोर्स होगा, एक 60 रिवीजन होगा और साथ ही साथ में एनसीईआरटी और प्लस और टेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है। बच्चा यदि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिवीजन होगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए, भाई कोर्स तो हो चुका है और उसने भी साल भर कुछ न कुछ पढ़ा होगा, तो इसको एक यहाँ पर भी एक रिवीजन मिलता है और मॉडल क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज। हम बच्चे को ये बोल सकते हैं कि कम से कम आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज होगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा और आप डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेशन प्लान है। यदि हम हाउ टू टीच ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के समय में हमने इतनी बात की है कि डिजिटल कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या होने वाला है जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ये बोले कि अगर मान लिया जाए कि अभी तक हमने ये बोला कि ये इंटरेक्टिव बोर्ड है और इंटरेक्टिव बोर्ड पर कहीं ना कहीं टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से बच्चे को दिखाया जा सकता है। तो किस प्रकार से दिखाया जा सकता है? फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो डिजिटल बोर्ड हम भी हमारे कोचिंग सेंटर पर लगा लेंगे। बच्चा 9 to 12 मैच्योर नहीं होता है इतना, बच्चा बैठा हुआ है और डिजिटल बोर्ड को डैमेज कर दिया या इस प्रकार से कुछ नुकसान कर दिया तो 3 लाख का बोर्ड है, हम नहीं इतनी बड़ी रिस्क बच्चों के बीच में ले सकते हैं। तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वहाँ पर सेशन चलाना है और यहाँ से बच्चे को पूरा लाभ डिजिटल बोर्ड का मिलेगा। यदि हाउ टू टीच की बात करें तो कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड के द्वारा टीचिंग करना या बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। यदि हम बात करें कि यदि बच्चे को हमें एक बेलन के बारे में बताना है, एक एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पर टीचिंग वाली बात नहीं करना चाह रहे कि कैसे पढ़ाया जाता है, जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कोई कॉन्सेप्ट आता तो हम डिजिटल बोर्ड के द्वारा कैसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। हमने बता दिया कि वास्तव में जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, वो कैसे होता है। हमने एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पर हम इसको रोटेट करके दिखा सकते हैं कि ये जो डिजिटल बोर्ड है जो सिलेंडर है या बेलन है वो इस प्रकार से होता है। हम सारे व्यू से उसको दिखा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये जो आपको बेलन दिखाई दे रहा ये कैसा है, खोखला बेलन है। खोखला बेलन क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें से देखिए अगर आप आर पार आप देख पा रहे हैं, यदि हम पिछले पृष्ठ को और सामने वाले पृष्ठ को अगर यहाँ पर दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वृत्तनुमा बन गया। इसका मतलब ये क्लियर है कि इसके जितनी भी रिंग बनी हुई है या किसी भी पोर्शन पर अगर हम त्रिज्या लेते हैं तो हर जगह पर त्रिज्या क्या है, इसकी समान है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम इसको बता सकते हैं।
यदि हम यहाँ पर ये बताना चाहें कि ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन के लिए हम इसको ठोस करके दिखा सकते हैं कि देखिए ये जो बेलन है ये इधर से भी ठोस है, और यदि बेलन को अगर इधर से दिखाना है कि इधर से भी हम इसको ठोस बना देते हैं, और ये क्या हो गया, ठोस बेलन है। एग्जैक्टली हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि देखिए जो ठोस बेलन है अब आपको आर पार इसमें से नहीं दिखाई दे रहा, और इधर से भी अगर आप देखेंगे तो आर पार नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। और दोनों सिरों पर क्या है, व्रतनुमा हमें यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है। यदि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, प्रश्न के अनुसार ये जो व्रत है इसकी त्रिज्या हमें कम ज़्यादा करना है, तो हमने त्रिज्या कम ज़्यादा कर दी। हमें ऐसा लगता है कि इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई कम ज़्यादा करना है, तो इस प्रकार से हम ऊंचाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, और स्पष्ट तरीके से उसको रोटेट करके इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ये बोला जाता है कि एक बेलन है और समान त्रिज्या का एक शंकु उस बेलन के ऊपर रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली हम सेम त्रिज्या का एक शंकु बना सकते हैं, और इसमें भी शंकु में भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये क्या है, खोखला शंकु है, और इसको भी हम रोटेट करके इस प्रकार से खोखले शंकु को दिखा सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक खोखला शंकु हो गया। यदि इसी प्रकार से इसको भी ठोस दिखाना है तो इस प्रकार से हमने ठोस कर दिया, और इसको हम दिखा सकते हैं बड़े आसानी से, और इजी तरीके से बच्चा भी इसको समझ सकता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये शंकु जो है इस बेलन के ऊपर रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली हम इसको बेलन के ऊपर इस प्रकार से रख के दिखा सकते हैं कि इसके जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ ने इस पृष्ठ को पूरी तरीके से क्या कर दिया, ढक दिया है ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको दिखा सकते हैं। यदि हम बच्चे को ये दिखाना चाहे कि ये देखिए ये जो बेलन है ये वास्तव में बना कैसे है, तो इसको एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं, खोल के दिखा सकते हैं। देखिए बेलन खुलते हुए दिख रहा, मतलब हमारे पास में एक आयताकार सीट है, ये देखिए एक आयताकार सीट है, और इस आयताकार सीट को यदि हम इस प्रकार से इस भुजा को और इस भुजा को इस प्रकार से अगर फोल्ड करते हैं और दोनों को मिला देते तो एक हमारे पास में लंबवृत्तीय बेलन प्राप्त होता है। और ज़्यादा डिटेल में अभी तो हम जस्ट यहाँ पर एक ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये जो बेलन है आप देख सकते हैं कि देखिए बेलन जो बन रहा वो कैसे बन रहा, तो बनते हुए एग्जैक्ट बता सकते हैं। हम यहाँ पर उसको ये दिखा सकते हैं कि ये जो बेलन है, बेलन की ये वाली जो भुजा दिखाई दे रही है यानी कि ये आयताकार सीट की लंबाई है, ये एग्जैक्ट इस वृत्त की परिधि के बराबर है। सेम ऐसे ये वाली जो लंबाई है ये इस वृत्त के परिधि के बराबर है, और दोनों वृत्त कैसे है, बराबर त्रिज्या के वृत्त है। और एक बार इतनी बात करने के बाद फिर हम उसको दिखा सकते हैं कि देखिए इस लाइन को इस वृत्त ने पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पर बता सकते हैं। ये हमारे पास में शंकु है, इसको ओपन करके दिखा सकते हैं कि देखिए शंकु इस प्रकार से बना होता है। यदि हम शंकु के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहें तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो शंकु है ये एग्जैक्टली आप भी बना सकते हैं इस प्रकार का शंकु। कैसे, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में एक सीट है और सीट पर डिवाइडर की सहायता से आप एक क्या करते हैं, या डिवाइडर ने अपना प्रकार की सहायता से क्या करते हैं, आप एक वृत्त बनाते हैं। मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। बच्चा देखेगा कि हाँ वृत्त में तो समा गया है ये शंकु, शंकु का ये वाला लाल वाला भाग। ये वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या के पास से अगर हमने वृत्त को काट दिया तो ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। तो इस त्रिज्या खंड से बना है शंकु, वृत्त से। और यदि हम यहाँ पर बताएं कि ये जो है ये वाली भुजा त्रिज्या और ये वाली भुजा, जब हम इसको फोल्ड करते हैं इस प्रकार से, फोल्ड करके इस प्रकार से जब बनता है तो ये खोखला शंकु हमें प्राप्त होता है। और ये वाला जो इसका ये वाला जो चाप खंड है, ये वाला जो चाप खंड है, इस चाप खंड की लंबाई, इस चाप खंड की लंबाई और इस वृत्त की परिधि, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एग्जैक्टली हम उसको ये दिखा सकते हैं कि आप फिर से और एक बार देखिए इसमें कि किस प्रकार से ये बराबर होती है, तो बराबर होते हुए
बच्चा देख पाएगा। तो हमने इसको देखा, देखिए ये जो इसको है ये व्रत ने क्या किया, कवर कर लिया। तो ओवरऑल हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रचनाएं हैं कि किसी व्रत की स्पर्शज्या बनाना है तो एग्जैक्ट डायग्राम जितना बोला है 3 सेंटीमीटर की रेखा, 5 सेंटीमीटर का की त्रिज्या का एक व्रत है, और ये सारी चीज़ें हम एग्जैक्ट जैसा यहाँ पर डायग्राम बन रहा है या जैसा हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं वैसे के वैसे डायग्राम पूरा नापतोल के साथ। यहाँ पर कई सारे फीचर होते हैं जिसको हम 2D और 3D एनिमेशन के द्वारा बच्चों को ज़्यादा इजी तरीके से हम इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सेंटर पर संचालित कराई जाती है। यदि हम यहाँ पर देखें कि टीच टेक प्रोवाइड्स, आपके डिजिटल कोचिंग सेंटर के लिए टीच टेक क्या प्रोवाइड कराता है, तो सारे डिजिटल लाइब्रेरी की जो हमने बात की थी, तो ये सारे कोर्सेस डिजिटल लाइब्रेरी के लिए वन टाइम आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं 1 TB के हार्ड डिस्क में। 1 TB की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें सारे कोर्सेस प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसके बाद एक वेलकम लेटर, ऑथराइजेशन लेटर आपको दे दिया जाता है। ऑथराइजेशन लेटर ये बोलता है कि आप टीच टेक की डिजिटल लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइव सेशन अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, जो टीच टेक के आपके नाम से जो नोट्स प्रिंटेड हो गए या जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज आप बच्चों को दे सकते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मटेरियल की अगर बात करें कि हमें सोशल मीडिया के लिए कुछ फ्लेक्स तैयार करना है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ग्लो साइन बोर्ड को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके आपको दे दिया जाता है। आप जस्ट उसका प्रिंट आउट लेके अपने कोचिंग सेंटर पर अपने कोचिंग के नाम से, आपके कोचिंग के नाम से बोर्ड तैयार करके यहीं से डिजाइन करके आपको दे दी जाती है। और जितनी भी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं सारी बातें एक एग्रीमेंट के साथ में होती है और आपके और टीच टेक के साथ में एक एग्रीमेंट यहाँ पर हो जाता है। यदि हम यहाँ पर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेंटर, अगर हम ये देखें कि हमें आज डिजिटल कोचिंग सेंटर हमारे क्षेत्र में स्टार्ट करना है तो हमें किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक टीवी बिल्कुल सिंपल प्लान बनाया है जो कि आप बिल्कुल न्यूनतम लागत में इस सेंटर को स्थापित कर सकते हैं। तो एक जस्ट टीवी की आवश्यकता होगी जो एलईडी भी हो सकती है या स्मार्ट टीवी भी हो सकती है। इसी का अल्टरनेट प्रोजेक्टर है। यदि आपके पास प्रोजेक्टर है तो काम चल जाएगा, यदि नहीं है तो टीवी प्रीफर करेंगे क्योंकि टीवी के पिक्सल्स कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप ये सामान्यतः हमारे पास में होता ही है, अगर नहीं भी है तो कोई बहुत ज़्यादा हेवी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, जस्ट ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए जिसमें जस्ट एक वीडियो रन हो जाए और इंटरनेट चल जाए। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर का एक बेसिक फीचर होता है ये, तो आप एक नॉर्मल कंप्यूटर अगर नहीं है आपके पास में तो ले सकते हैं। इंटरनेट की अगर बात करेंगे तो आपके पास में मोबाइल है, उसमें लगभग 1.5 GB का प्लान होता ही है हमारे पास में, या 2 GB का प्लान होता है। तो जस्ट आप इसी प्लान से USB टीथरिंग यानी कि मोबाइल से ही आप इसमें इंटरनेट चलाकर लाइव सेशंस बच्चों को दे सकते हैं। इसमें एक क्लास में लगभग 300 MB के लगभग खर्चे होता है, तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 GB में हम 5-6 घंटे की क्लासेस आराम से चला सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इंटरनेट के नाम से हमने कोई भी खर्च नहीं किया। यदि हमारे पास कंप्यूटर है ऑलरेडी तो हमने कोई नया खर्च नहीं किया। यदि हमारे पास में LED टीवी ऑलरेडी है लगभग 40 से 45 इंच की तो हमने कोई खर्च नहीं किया। अगर नहीं भी है तो एक कोई बहुत बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो रिस्क के नाम से अगर बोला जाए तो जीरो रिस्क ओवरऑल। अगर मान लिया जाए कि किसी कारणवश, अगर मैं आपको बता दूं कि जो भी सेंटर चल रहे हैं बहुत अच्छे से रन हो रहा है और जो पहले से कोचिंग सेंटर थे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ डबल 3 गुना
हो चुकी है डिजिटल कोचिंग सेंटर के माध्यम से। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट जो आपके क्षेत्र में जो होता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। यदि हम ऑप्शनल की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा जस्ट ऑप्शनल है, एक बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आप लगा सकते हैं, या अपने बजट के हिसाब से इसका प्लान आप बाद में भी कर सकते हैं जब आपके पास इनकम होने लगती है। इन्वर्टर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ लाइन की व्यवस्था किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना रिस्क के इस बिजनेस को आप अपने यहाँ स्थापित कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन, अगर हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे क्षेत्र में देना चाहे तो, और उसमें भी हमारी अगर अर्निंग हो रही है, तो इससे बेस्ट कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। यदि हम हमने यहाँ पर एक प्लान बनाया है कि जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास में हमारे पास में अगर 50-50 बच्चा भी अगर आता है तो, और यदि हम 9th-10th के बच्चे से 150 रुपये या 100 रुपये भी फीस इस प्रकार से पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं, और 3-3 सब्जेक्ट भी अगर बच्चा पढ़ता है, तो इस प्रकार से एक रेवेन्यू जनरेट होता है। और हम बोल सकते हैं कि लगभग 1,05,000 एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में हम इसको प्लान कर सकते हैं। बच्चा बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, जिस प्रकार से बच्चा डबल होगा अर्निंग डबल होगी। तो बिल्कुल सिंपल प्लान है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्लान की खूबसूरती ये है कि हम नहीं चाहते कि बच्चा यहाँ पर 50 बच्चा बैठे। अगर हमारे गांव में या कस्बे में अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चे को यहाँ पर बैठाने का हम प्लान करते हैं। हम नहीं चाहते कि 10 बच्चे पढ़े, 1000 रुपये फीस दे। हम चाहते कि हम 100 रुपये फीस ले और 100 बच्चा पढ़े। तो इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि एक गरीब का भी बच्चा और एक संपन्न परिवार का भी बच्चा, दोनों को शिक्षा मिले और दोनों साथ में खड़े हो और दोनों आगे बढ़े। यदि हम इन्वेस्टमेंट फॉर सेंटर की अगर बात करें तो फ्रेंचाइजी फीस होती है 20,000 रुपये, जो कि वन टाइम होती है। ये फर्स्ट टाइम लगेगी। इसके बाद में आपको जैसे ये फीस आप प्रोवाइड करते हैं या ये होते हैं, तो आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है। आपको डिजिटल लाइब्रेरी का पूरा मटेरियल वन टाइम 1 TB की हार्ड डिस्क में प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो मटेरियल है लगभग 2 लाख रुपए के लगभग का ये मटेरियल है, ठीक है ना। और किस प्रकार से है आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी होती है तो आप जस्ट संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। 30,000 रुपये पर एनम क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट जो भी कोचिंग सेंटर के लिए होते हैं, जैसे 9th और 10th क्लास का मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट 9th और 10th क्लास के लिए होते हैं। 11th 12th क्लास की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। मैं आपको बता दूं कि कई सारे सेंटर ऐसे हैं कि जिनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने बिल्कुल अपने घर में ही एक रूम में इसको स्टार्ट किया, और आज अच्छे खासे गांव के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और रिजल्ट ये है, उनका फीडबैक ये है कि गांव से बच्चा दूर दूर पढ़ने जाता था, वो जाना बंद कर दिया, और आज की डेट में डिजिटल कोचिंग सेंटर पर बच्चा पढ़ रहा। पेरेंट्स के फीडबैक है कि अब बच्चा आपके पास ही पढ़ेगा और यहीं पर पढ़ना है, और आपको इसको सुचारू रूप से संचालित करना है। तो इस प्रकार से फीडबैक है। जो ये कोर्स एक्टिवेशन फीस की अगर हम बात करें तो एक जस्ट हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल करें कि मान लिया जाए कि कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, एक एग्जाम्पल मान लिया जाए। बच्चा अगर 3 सब्जेक्ट की भी अगर कोचिंग पढ़ता है तो जनरली 10,000 रुपये पर सब्जेक्ट चार्ज होता है पर सब्जेक्ट का, और एक बच्चा अगर फीस जमा करता तो 30,000 रुपये एक कोचिंग का एक साल भरे का एक खर्च होता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जस्ट एक बच्चे की फीस में आपका पूरा कोचिंग सेंटर यहाँ पर 9 to 12 चलता है, और जिसमें सारे सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर बताया ये सारे सब्जेक्ट संचालित होते हैं। इससे संबंधी और कुछ भी बात करना है तो आप फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं।
यदि हम यहाँ पर अनुमानित आय की बात करें तो इस प्रकार से, जिस पर हमने डिस्कशन किया था, एक हम बोल सकते हैं कि इस जो हमने अभी एक प्लान बताया था कि अगर एक क्लास में 50-50 बच्चे भी अगर होते हैं तो पहले साल में 9,48,000 रुपये अर्निंग हो सकती है, हमने जो खर्चे किए उसको माइनस करके। और यदि हम सेकेंड ईयर से बात करें तो 10 लाख के लगभग आप इस छोटे से मॉड्यूल के द्वारा भी अर्निंग पर एनम। तो इस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्लान करिए, अपने क्षेत्र में छात्रों को एजुकेट करिए। गरीब से गरीब भी बच्चा पढ़ेगा, अमीर से अमीर भी बच्चा पढ़ेगा, दोनों एक साथ में पढ़ेंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बच्चा हमारे यहाँ से आगे निकलेगा, आगे बढ़ेगा, हमें एक आशीर्वाद भी मिलेगा और साथ ही साथ में हम उसको बिजनेस के रूप में भी, अर्निंग के रूप में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्लान है और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो जस्ट आप कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप कॉल करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी है उसको क्लियर करेंगे और प्लान को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद पूरा प्रेजेंटेशन देखने के लिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अवश्य संपर्क करेंगे और अपने क्षेत्र में छात्रों को एजुकेट करने में एक नया आयाम प्रदान करेंगे। धन्यवाद।